आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जानकारी को देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें इस टॉपिक को हमने कई अन्य स्रोतों से निकाल के रखा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि इस एक पॉइंट को, जो कि हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत का सबसे बर्बर और आतंकवादी घटना रही, जो अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों की हत्या कर अंजाम दिया। इसमें आतंकवादी के तौर पर हम जनरल माइकल ओ डायर को देख डायर है तथा एक जनरल डायर है। अब हम इस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। पंजाब में इस समय अत्यधिक तानाशाही प्रवृत्ति वाला प्रशासक माइकल ओ डायर गवर्नर पद पर था। माइकल ओ डायर 1919 से पूर्व ही महायुद्ध के दौरान अनेक कारणों से पंजाब में अलोकप्रिय हो चुका था, जैसे सेना में जबरन भर्ती करवाना, महायुद्ध काल में अवैध वसूलियाँ करना, उपद्रवों का कठोरता से दमन, शिक्षित वर्ग को तीव्र भर्त्सना करना आदि। दूसरी ओर महायुद्ध की परिस्थितियों के कारण पंजाब में खाद्यान्न एवं अन्य मूल्यों में 20 से 30% की वृद्धि हो चली थी। रॉलेट एक्ट ने पंजाब को माइकल ओ डायर द्वारा दिए गए घावों पर नमक छिड़कने जैसा कार्य किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में अनेक विरोध सभाएं हो रही थी। माइकल ओ डायर इन विरोध सभाओं से अत्यधिक क्षुब्ध था। उसने विधान परिषद में अपने धमकी भरे भाषण में कहा कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर उन सबको जो इस प्रांत में राजनीतिक आंदोलन से संबद्ध है चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वे सभाओं का आयोजन करते हैं तो उसके ठीक ढंग से संचालन के लिए उनमें होने वाले भाषणों के लिए ऐसी सभाओं के अन्य परिणामों के लिए उन्हें ही जिम्मेदार माना जाएगा। माइकल ओ डायर से निर्देश मिलने के उपरांत ब्रिटिश अधिकारियों ने तुरंत डॉक्टर सत्यपाल को सार्वजनिक रूप से भाषण देने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। 4 अप्रैल को लोकप्रिय मुस्लिम नेता सैफुद्दीन किचलू को सत्यपाल की तरह भाषण न देने का आदेश दिया गया। लोकप्रिय नेता को गिरफ्तारी के बावजूद 6 अप्रैल को व्यापक हड़ताल हुई। 10 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी के उपरांत उनके पंजाब में न पहुंचने के उपरांत गांधी जी के समर्थन में भी जुलूस निकाले गए। ब्रिटिश प्रशासन ने किचलू एवं सत्यपाल को अमृतसर से निष्कासित करने के आदेश दे दिए। आम जनता के इस आदेश को वापस लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर का घेराव किया, किंतु पुलिस द्वारा उन पर गोलियां चला दी गई। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाए जाने के प्रत्युत्तर में पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल आदि पर आक्रमण किए गए। बिगड़ती हुई परिस्थितियों को देखकर 11 अप्रैल को अमृतसर में सैनिक शासन लगा दिया गया। अमृतसर में सैनिक शासन की बागडोर जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। जनरल डायर ने निरंतर यह घोषणा की कि यदि कोई सभा, जुलूस आदि का आयोजन किया गया तो उसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। 13 अप्रैल को पंजाब में वैसाखी का पर्व था। पंजाब में परंपरागत रूप से वैसाखी के दिन हजारों लाखों ग्रामीण अमृतसर में आया करते थे। 13 अप्रैल 1919 को भी बड़ी संख्या में ग्रामीण, जिन्हें यह भी पता नहीं था कि सभाओं का निषेधाज्ञा लागू है, अमृतसर आ गए। जलियांवाला बाग परंपरागत रूप से अमृतसर वासियों का विश्राम स्थल एवं सैरगाह था। इस बाग में हजारों की संख्या या कहे 2500 की संख्या में नागरिक एकत्र हो गए। इसी बीच अमृतसर के कुछ जागरूक नागरिकों ने डायर की धमकियों का प्रतिवाद करने के लिए भी जलियांवाला बाग में एक सभा का आह्वान किया।
डायर ने इसे अपनी सत्ता के लिए प्रबल चुनौती माना, इसलिए उसने सभा करने वालों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। जलियांवाला बाग लगभग चारों ओर से मकानों से घिरा हुआ है। इसमें बाहर निकलने का एक ही मार्ग है। जनरल डायर ने शीघ्रता से गोरखा रेजिमेंट के साथ मार्च करते हुए, जिसमें 90 सैनिक बताए जाते हैं, बाग के मुख्य द्वार पर सैनिकों को तैनात कर दिया एवं बिना चेतावनी दिए गोलियों की वर्षा प्रारंभ कर दी। परिणाम स्वरूप सरकारी आंकड़ों के अनुसार गोली लगने, भगदड़ होते आदि के कारण 379 लोग हताहत हुए, जबकि गैर सरकारी आंकड़े मृतकों की संख्या 1500 से अधिक बताई जाती है तथा 150 के आसपास तो लोग कुएं में छलांग लगाकर ही मर गए थे। बाग में शवों का ढेर लग गया। जनरल डायर के सैनिक को की बंदूक तब तक गोलियां उगलती रही जब तक वे समाप्त नहीं हो गई। अमृतसर के इस घटनाक्रम को अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई। सभी वर्गों द्वारा ब्रिटिश सरकार को थू थू की जाने लगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने खिताब देने वाली ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। विट्ठल भाई पटेल, तिलक, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शंभू श्रीनिवास शास्त्री आदि भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार को तुरंत माइकल और डायर को वापस बुलाने एवं अमृतसर की घटना की व्यापक जांच कराने की मांग की। भारत सचिव मॉन्टेग्यू इस परिस्थिति से भलीभांति परिचित था कि भारत पर केवल तलवार के जोर से शासन नहीं कर सकता। उन्होंने 22 मई को संसद में जांच कराने का वचन दिया। 8 अगस्त 1919 को उप भारत सचिव सिन्हा ने भी मॉन्टेस्क्यू के समान इस घटना की जांच कराने का आश्वासन दिया। यद्यपि भारत सरकार द्वारा जांच किए जाने का कड़ा विरोध किया गया, किंतु अंततः ब्रिटिश सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 1919 को एक आयोग का गठन किया, जिसकी कुल 7 सदस्य में एक भारतीय सदस्य भी थे। शीतलवाड़ साहबजादा, सुल्तान अहमद खां तथा जगत नारायण। समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसका सार निम्नलिखित था। अमृतसर में होने वाली गड़बड़ी एक विद्रोह के समान थी जिसकी क्रांति में बदल जाने की संभावना थी। अमृतसर में होने वाले दंगे सुनियोजित थे। बिगड़ती परिस्थितियों से सरकार को सैनिक शासन लगाने का अधिकार था। साथ ही भीड़ की जाति को दबाने के लिए गोली चलाना आवश्यक था। भारत सरकार को इस घटना में कोई दोष नहीं है। जनरल डायर की गलती यह है कि उसने बिना चेतावनी दिए गोली चलाई, वह भी जरूरत से कहीं अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में एक पृथक राज्य जांच समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य थे फजलुल हक, M.R. जयकर, चितरंजन दास, अब्बास तैयबजी, गांधी जी। इस समिति ने जो अपनी पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके लिए माइकल ओ डायर को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि उसने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया ताकि उसका दमन किया जा सके। इस समिति का निष्कर्ष यह था कि अमृतसर का घटनाक्रम सरकार का तख्ता पलटने की कोई साजिश नहीं थी। मार्शल लॉ अनौचित्यपूर्ण था। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक योजनाबद्ध नृशंसता का कार्य है जो कि ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक क्रूर मिसाल है। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इस हत्याकांड एवं तथा डायर के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चिल ने इस कांड को एक पैशाचिक कांड बताया। अनेक नेताओं ने डायर की निंदा की। मतदान के समय डायर के पक्ष में 129 वोट और विपक्ष में 229 वोट पड़े, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य ने पूर्ण बहुमत से डायर के पक्ष में औचित्यपूर्ण बताया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। अंततः 23 मार्च 1920 को बाहरी दबाव के चलते जनरल डायर को सेवानिवृत्त कर दिया गया। इस समूचे घटनाक्रम के उपरांत शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। इन सब घटनाएं घटित होने के बाद हम देखते हैं कि एक ऐसा बालक भी
उस जलियांवाला बाग में मौजूद था, जो इस घटनाक्रम को देख रहा था, जिसका नाम आजम शहीद आजम उधम सिंह था, जिन्होंने जो जो उस जलियांवाला बाग के आसपास ही काम कर रहे थे। उधम सिंह भारत के स्वाधीनता संग्राम में उधम सिंह एक ऐसा नाम है जिसने अपने देश और समाज के लोगों की मौत का बदला लंदन जाकर लिया। उन्होंने जलियांवाला बाग के वक्त पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर को गोलियों से भून डाला, लेकिन इस पराक्रमी नायक दलित वर्ग का था। लेकिन उधम सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा जानने के लिए 1919 में अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उधम सिंह ऐसा बदला लेगा कि उनका अत्याचारी अधिकारी खुद लंदन में ही मारा जाएगा। दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में के सुनाम गांव में जन्मे उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली, जिसे उन्होंने अपने सैकड़ों देशवासियों की सामूहिक हत्या के 21 साल बाद खुद अंग्रेजों के घर में जाकर पूरा किया। इतिहासकार मालती मालिक के अनुसार उधम सिंह जिंदगी के शुरुआत दौर में ही अनाथ हो गए थे। उनके सिर पे उनके माता और पिता दोनों का साया उठ गया था, लेकिन उनके बावजूद वह विचलित नहीं हुए और देश की आज़ादी तथा डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। कहा जाता है कि सन 1901 में वह अब इनके बारे में और विस्तृत जानकारी न देते हुए हम देखते हैं कि कैसे उधम सिंह जलियांवाला बाग में कार्य करते थे। 13 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने एक सभा रखी, जिसमें उधम सिंह लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। इस सभा से तिलमिलाए पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर ने अपने ही उपनाम वाले जनरल डायर को आदेश दिया कि वह भारतीयों को सबक सिखाए। इस पर जनरल डायर ने 90 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया और मशीन गनों से अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें सैकड़ों भारतीय मारे गए। जान बचाने के लिए बहुत से लोगों ने पार्क में मौजूद कुएं में छलांग लगा दी। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही निकाले गए। राजनीतिक कारणों से जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आ पाई। जलियांवाला बाग की इस घटना में वीर उधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल ओडायर को सबक सिखाने की कसम खा ली। उधम सिंह अपने काम को अंजाम देने के उद्देश्य से 1934 में लंदन पहुंचे। वहां उन्होंने एक कार और एक रिवॉल्वर खरीदी और उचित समय का इंतजार उधम सिंह करने लगे। भारत के इस योद्धा को जिस मौके का इंतजार था वह उन्हें 13 मार्च 1940 को उस समय मिला जब माइकल ओडायर लंदन में काक्सटन हॉल में एक सभा शामिल होने के लिए गया। उधम सिंह ने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काटा और उनमें रिवॉल्वर छिपाकर हॉल के भीतर घुसने में कामयाब हो गए। सभा के अंत में मोर्चा संभालकर उन्होंने डायर को निशाना बनाकर गोलियां दागनी शुरू की। डायर को 2 गोलियां लगी और वहीं ढेर हो गया। अदालत ने उधम सिंह से पूछा कि जब तुम्हारे पास
और भी गोलियां बची थी तो तुमने उस महिला को गोली क्यों नहीं मारी जो तुम्हें पकड़वाने में मदद की? इस पर उधम सिंह ने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा कर मैं भाग सकता था, लेकिन भारतीय संस्कृति में महिला पर हमला करना पाप है। 31 जुलाई 1940 को पेंटविले जेल में वीर उधम सिंह को फांसी अंग्रेजों ने दे दी। यहाँ पर भी इन लोगों की जो हैवानियत थी वो साफ नजर आती है। उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी बख्शा नहीं करते। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने उधम सिंह के अवशेष भारत को सौंप दिया था। प्रचलित तथ्य के मुताबिक 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 2500 लोगों की भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, जिसमें 1500 लोग शहीद हुए। यहाँ जानने वाला एक तथ्य यह भी है कि इस सामूहिक हत्याकांड में जो लोग शहीद हुए थे उनमें अधिकतर गरीब तबके के लोग आते थे। इन सभी घटनाओं का जिक्र मुझे इस कारण से करना पड़ा क्योंकि ये हमारा आज़ादी के आंदोलन में एक ऐसी घटना थी जिसकी चर्चा तो होते रहती है, लेकिन एग्जैक्ट जो हमारे लोगों ने बलिदान दिया या अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक हमारे लोगों को मारा, इसका जिक्र बहुत कम ही जगह पर होता है।